विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आइए क्लास स्टार्ट करें। लिखता है, इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो many compounds of importance to us. In this chapter we will study about some more interesting compounds and their properties. Also we shall be learning about carbon, an element which is of immense significance to us in both its elemental form and in the combined form. यानी कि हमने लास्ट चैप्टर में बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में देखा, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, इनके बारे में देखा। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो कंपाउंड में सबसे पहले हमारे पास में जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में मेनली कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे। आगे लिखता है एक्टिविटी, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिविटी 4.1। इसमें लिखता है मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। यानी सुबह से आपने क्या चीज़ें आपने कंज्यूम की है, क्या चीज़ें आपने यूज़ की है, उनकी 10 चीज़ों की लिस्ट बनानी है आपको। कंप्लीट दिस लिस्ट विद द लिस्ट्स मेड बाय योर क्लासमेट्स एंड देन शॉर्ट द आइटम्स इनटू एडजेसेंट टेबल। तो साथ में आपके दोस्तों को भी ये लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए कहना है और उसके बाद में इन लिस्ट को आपको कंपेयर करना है और इन लिस्ट में ये जो हमारा टेबल है इसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। यानी कि क्या चीज़ें आपने मेटल की यूज़ की हैं उसे इस ब्लॉक में लिखना है। फिर जो थिंग्स ग्लास या फिर मिट्टी की बनी हुई है उसे इस ब्लॉक में लिखना है। और इन दोनों के अलावा जो कुछ और सब्सटेंसेस किसी और सब्सटेंस का बना हुआ है उस लिस्ट को उसको इसमें लिखना है। इफ़ देयर आर items which are made up of more than one material, put them into both the relevant columns of the table. तो अगर यहाँ पर कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो मेटल और ग्लास दोनों के कॉम्बिनेशन से बने हैं तो उनको दोनों कॉलम में आपको यहाँ पर फिल करना है। आगे लिखता है लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल filled by you. Your teacher will be able to tell you that most of them are made up of compounds of carbon. Can you think of a method to test this? What would be the product if a compound containing carbon is burnt? Do you know of any test to confirm this? तो यहाँ पर आपने जो भी आपने लिस्ट में यहाँ पर आइटम्स बनाई थी उसमें सबसे लास्ट कॉलम में आपने जो भी फिल किया है वो अदर्स के ऑप्शन में जो आपने फिल किया है वो क्या है। तो यहाँ पर आप जो भी सब्सटेंसेस आपने फिल किए होंगे वो क्या होंगे, कार्बन के कंपाउंड्स होंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सब्सटेंस कार्बन कंपाउंड है या नहीं है, इनमें कौन कौन सा प्रोडक्ट इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, कार्बन कंपाउंड में, क्या आप पता लगा सकते हैं? इसके लिए कोई टेस्ट आपके पास में है या नहीं है? कैसे टेस्ट करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। लिखता है फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स और मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सटाइल एलिमेंट कार्बन। यानी आप जो भी खाना खाते हो, कपड़े पहनते हो, मेडिसिन्स लेते हो, बुक्स हैं आपके पास में, जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, इनमें मैक्सिमम चीज़ें क्या चीज़ की बनी है, वो कार्बन की बनी हुई होती हैं। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। यानी हम जो है ह्यूमन बीइंग, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं ये सभी कार्बन के ही बने होते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ's crust and in the atmosphere is quite meager. The Earth's
crust has only 0.02% carbon in the form of minerals like carbonates, hydrogen carbonates, coal and petroleum, and the atmosphere has 0.03% of carbon dioxide. In spite of this small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense. In this chapter, we will know about the properties of carbon which make carbon so important to us. तो लिखता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है ये बहुत ही कम मात्रा में कार्बन प्रेजेंट है। हमारे अर्थ क्रस्ट की बात करें तो हमारे अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन प्रेजेंट है और ये जो कार्बन अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है वो मिनरल के फॉर्म में प्रेजेंट है। कुछ कार्बन कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, कुछ कोल के फॉर्म में प्रेजेंट है, पेट्रोलियम के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये अर्थ के क्रस्ट में है जो 0.02% है। बात करें एटमॉस्फेयर की तो एटमॉस्फेयर में कार्बन 0.03% प्रेजेंट है। किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसी तरह से हमारे पास में नेचर में काफ़ी स्मॉल अमाउंट में हर जगह पर कार्बन प्रेजेंट है। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें आगे पढ़ना है। लिखता है बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होती है उसके बारे में देखेंगे। तो कार्बन कार्बन हमारा क्या है, आपस में ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। लिखता है इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। We saw that ionic compounds have high melting and boiling points and conduct electricity in solution or in the molten state. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। हम जानते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है और साथ में आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करते हैं? जब आयोनिक कंपाउंड्स हमारे मोल्टेन स्टेट में होते हैं तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वी ऑल्सो सॉ दैट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयोनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन्स दीज प्रॉपर्टीज़। तो ये जो बॉन्डिंग की जो नेचर मतलब ये जो आयोनिक कंपाउंड्स आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं तो ये क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, जो भी कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। Let us now study the properties of some carbon compounds। तो आइए कार्बन कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। लिखा है most carbon compounds are poor conductors of electricity as we have seen in chapter 2। तो चैप्टर 2 में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल 4.1 on the boiling and melting points of the carbon compounds, we find that these compounds have low melting and boiling points as compared to ionic compounds। तो हमारे पास में ये टेबल है, इस टेबल में हमारे पास में कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर इनकी मेल्टिंग पॉइंट ये लो होती है और एज़ कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। तो कुछ कंपाउंड्स हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दी गई हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 290 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन। क्लोरोफॉर्म की बात करें तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट है 209 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 334 केल्विन। एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल की मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। मीथेन की बात करें तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट है 90 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट है 111 केल्विन। We can conclude that the forces of attraction between the molecules are not very strong। यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये टेबल से हमें पता चलता है कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सिंस these compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions। तो हमें ये कैसे पता चला? क्योंकि ये जो कंपाउंड्स हैं ये मतलब कंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ से हम ये कंक्लूज़न पर पहुँचते हैं कि ये जो कंपाउंड्स हैं इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है, ये जो बॉन्डिंग है ये
आयंस को फॉर्म नहीं कर पाते हैं। In class 9th, we learned about the combining capacity of various elements and how it depends on the number of valence electrons. तो क्लास 9th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वेरियस एलिमेंट्स आपस में कैसे कंबाइन करते हैं, उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, उनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब हम ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। Let us now look at the electronic configuration of carbon. The atomic number of carbon is 6. What would the distribution of electrons in various shells of carbon? How many valence electrons will carbon have? तो अब हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 है। तो इस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 and 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, आगे देखते हैं। We know that the reactivity of elements is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell, that is, attain noble gas configuration. तो हमारा जो रिएक्टिविटी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी है, इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसकी टेंडेंसी से कंप्लीट करते हैं कि वो आउटर मोस्ट शेल में उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो यहीं से हमें पता चलता है कि जो सब्सटेंस है वो नोबल गैस है या फिर हमारे पास में मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, यहाँ से पता चलता है। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय ईदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो हमारे पास में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड कौन से एलिमेंट फॉर्म करते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल से या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल and needs to gain or lose 4 electrons to attain noble gas configuration. तो हमारे पास कार्बन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को इसे लूज़ करना पड़ेगा। और इस केस में इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा या लूज़ करेगा तो ये अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेगा। लिखता है इफ़ इट वर टू गेन और लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन एनायन फॉर्मिंग कार्बन एनायन, बट it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on 10 electrons, that is 4 extra electrons. तो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके पास में कार्बन के ऊपर में एनायन बनेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्या होता है, ये जो प्रोसेस है इसके न्यूक्लियस के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करे। तो इसलिए क्या करता है, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग कार्बन कैटायन, बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus holding on to just 2 electrons. तो यहाँ पर क्या करता है, इस वजह से कार्बन हमारा क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है और ये कैटायन फॉर्मेशन करता है। Carbon overcomes this problem by sharing its valence electrons with other atoms of carbon और with atoms of other elements. तो कार्बन की बात करें तो यहाँ पर इसने लिखा था कि कार्बन हमारा 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, लेकिन यहाँ पर है कि कार्बन जो है सिर्फ लूज़ ही नहीं करता है, ये यहाँ पर अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शेयरिंग करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही थी। Not just carbon but many other elements form molecules by sharing electrons in this manner. तो बहुत सारे कार्बन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। The shared electrons belong to the outermost shell of both the atoms and lead to both atoms attaining the noble gas configuration.
तो जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो जो दोनों आइटम्स, दोनों एलिमेंट्स होते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। Before going on the compounds of carbon, let us look at some simple molecules formed by the sharing of valence electrons. तो यहाँ पर कुछ और हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। जैसे आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको आपस में शेयर करते हैं, इसे कहा जाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। The simplest molecule formed in this manner is that of hydrogen. As you have learnt earlier, the atomic number of hydrogen is 1. Hence, hydrogen has one electron in its K shell and it requires one more electron to fill the K shell. So, two hydrogen atoms share their electrons to form a molecule of hydrogen. तो यहाँ पर बात हुई है सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हमारे पास में जो शेयरिंग प्रॉपर्टी शो करता है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटमिक नंबर 1 होता है, तो उसे अपने आउटर मोस्ट शेल में उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उसको स्टेबल स्टेट में आने के लिए क्या होता है, उसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके वो अपना हाइड्रोजन, अपना जो है कंपाउंड, अपना जो आउटर मोस्ट शेल जो है उसको फिल करता है। कैसे करता है देखते हैं। दिस अलाउज ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम which has 2 electrons in its K shell. We can depict this using dots or crossed to repair valence electrons. तो ये हमारे पास में 2 हाइड्रोजन हैं। तो ये हाइड्रोजन हमारा कैसे शेयरिंग करता है, ये एक हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन है। इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको हाइड्रोजन बनाना है तो कैसे बनेगा, ये H, तो ये दोनों H कंबाइन करेगा। ये आपस में कंबाइन किया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये कंबाइन किया है। तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन जो है आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लिया है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद में क्या हो गया, इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये जो एरिया दिख रहा है ये आपको क्या दिखा रहा है कि ये आपस में इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने शेयरिंग की है। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू constitute a single covalent bond between the 2 hydrogen atoms. A single covalent bond is also represented by a line between the 2 atoms as shown in figure. तो हमारे पास में जब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इसको हम लोग जो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड इसने बनाया है हाइड्रोजन एटम ने, इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये है हमारा, ये यहाँ पर ये बॉन्डिंग दिखा रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है आपस में। तो यहाँ पर कैसे हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, इनके बीच में एक सिंगल लाइन ड्रॉ किया है H और H के बीच में। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। आगे लिखा है द एटमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। क्लोरीन के बारे में बात हो रही है कि क्लोरीन का एटमिक नंबर 17 होता है। व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स वैलेंसी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसकी वैलेंसी क्या होगी, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन फॉर्म्स डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल Cl2. Can you draw the electron dot structure for this molecule? Note that only the valence shell electrons need to be depicted. तो क्लोरीन का एटमिक नंबर आपके पास में 17 है। तो क्लोरीन दो Cl के कॉम्बिनेशन से Cl2 बनता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो ये है हमारा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हम लोग आगे देखते हैं, पहले एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 6 electrons. Chlorine forms a diatomic molecule Cl2. Can you draw the electron dot structure for this molecule? Note that only the valence shell electrons needed to be depicted. In the case of oxygen, we see the formation of double bond between
two oxygen bonds, two oxygen atoms. This is because an atom of oxygen has 6 electrons in its K shell. The atomic number of oxygen is 8 and it requires 2 more electrons to complete its octet. तो यहाँ पर ऑक्सीजन की बात हो रही है कि ऑक्सीजन में जो शेयरिंग होती है ऑक्सीजन के बीच में, तो वहाँ पर शेयरिंग में आइटम्स के बीच शेयरिंग होती है, तो वहाँ पर डबल बॉन्ड लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि ऑक्सीजन के पास में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, तो वो क्या होता है, उसको दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये जो है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, यही लिखा हुआ है, विथ अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अस द स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर 4.3. The 2 electrons contributed by each atom give rise to 2 shared pairs of electrons. This is said to constitute a double bond between the two atoms. तो यही लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन, ये क्रॉस के फॉर्म में दिखाया गया है। और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 लिखते हैं हम, तो दो O के बीच में हमारा शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर फिर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों को ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा। वो शेयरिंग को ऐसे दिखाया गया है, ये हो गया इसके 6 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया इसके 6 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में शेयरिंग किया है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये बन गया हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसे हम O2 लिखते हैं। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है आपस में, इसीलिए ये हमारा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, इसको हम डबल बॉन्ड से शो कर रहे हैं। हाइड्रोजन के केस में क्या हो रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, इसीलिए सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बन रहा था। आगे लिखता है, कैन यू नाउ डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो इसी तरह से आपको वाटर के लिए भी शो बनाना है डायग्राम, और क्या इसके बीच में डबल बॉन्ड होता है या सिंगल बॉन्ड होता है, आप बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। व्हाट वुड हैपन इन द केस ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो हमारा एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इस केस में क्या होता है, आगे देखेंगे। नाइट्रोजन हैज़ द एटॉमिक नंबर 7. व्हाट वुड बी its electronic configuration and its combining capacity। तो हमारा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, ये हमें पता करना है। इन ऑर्डर टू अटेन एन ऑक्टेट, ईच नाइट्रोजन एटम in a molecule of nitrogen contributes 3 electrons giving rise to 3 shared pairs of electrons। तो नाइट्रोजन की मतलब आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज सेड टू कंस्टिट्यूट अ ट्रिपल बॉन्ड between the 2 atoms। The electron dot structure of nitrogen and its triple bond can be depicted as in figure 4.4। तो क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड लगेगा, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। ये है नाइट्रोजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नाइट्रोजन के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, N2 लिखते हैं ना। तो ये नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन और ये है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये लोग इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि ये है 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है आपस में N2 मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर इसको ट्रिपल बॉन्ड से दिखलाया गया है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। आगे है, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़ द फॉर्मूला NH3। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल showing how all 4 atoms achieve noble gas configuration। Will the molecule have single, double और triple bonds। तो हमारे पास में अमोनिया के लिए इसी तरह से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, किस तरह से ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करता है, और इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा या सिंगल बॉन्ड होगा, ये भी बताना है। लेट अस नाउ टेक अ लुक और एट मीथेन विच इज़ अ कंपाउंड ऑफ कार्बन।
तो अब मीथेन की बात यहाँ पर की जा रही है। मीथेन क्या है? कार्बन का एक कंपाउंड है। मीथेन इज़ वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल एंड इन अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो मीथेन का यूज़ कहाँ होता है? फ्यूल के फॉर्म में, फ्यूल के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। और ये एक बायोगैस बायोगैस का एक कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है। और इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मतलब बनाने के लिए वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन। तो ये कार्बन से बना हुआ एक सिंपलेस्ट कंपाउंड, बहुत सारे सिंपलेस्ट कंपाउंड में से एक मीथेन भी होता है। मीथेन हैज़ अ फॉर्मूला CH4। मीथेन का फॉर्मूला CH4 है। हाइड्रोजन एज यू नो हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 1। तो हम अभी तक देख चुके हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। कार्बन इज टेट्रा वैलेंस बिकॉज इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए कार्बन को टेट्रा वैलेंट हम कहते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, कार्बन शेयर्स these electrons with 4 atoms of hydrogen as shown in figure। तो यहाँ पर इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए हमारा ये जो टेट्रावेलेंट कार्बन एटम है, ये क्या करता है? अपने 4 एटम्स, 4 इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 एटम्स हैं, उसकी क्या करता है? ये शेयरिंग करता है। सच अ बॉन्ड, इसको 4.5 फिगर में दिखाया गया है। तो आगे हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है ये कार्बन, अच्छा पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा है सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो हमारे पास में ऐसे बॉन्ड्स जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसके बीच में होती है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 2 एटम्स के बीच में बनती है, तो होती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। Covalently bonded molecules are seen to have strong bonds within the molecule, but intermolecular forces are weak। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब 2 एटम्स के बीच में बनता है, तो इसके बीच जो बॉन्ड बनता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। उनकी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, लेकिन उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है। दिस गिव्स राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। इसी वजह से ये जो कंपाउंड बनते हैं, इन कंपाउंड्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, सच कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मतलब एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं होता है। इसीलिए इस तरह के कोवेलेंट कंपाउंड जनरली इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाया गया है मीथेन का। तो ये कार्बन है, ये कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मीथेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? CH4। और हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो कार्बन जो है ये 4 हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। तो ये जो डॉट में दिखाया गया है, डॉट फॉर्म में, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और ये क्रॉस फॉर्म में जो दिखाया गया है ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों आपस में शेयरिंग कर रहा है। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, और यहाँ पर भी इसी तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया मीथेन का। अब आते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं देख लेते हैं। द एलिमेंट कार्बन अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हमारा जो कार्बन है ये हमारे नेचर में बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ में डिफरेंट वे में प्रेजेंट है। Both diamond and graphite are formed by carbon atoms. The difference lies in the manner in which the carbon atom are bonded to one another। तो हमारे पास में कार्बन के 2 एलोट्रॉप हैं, एक डायमंड और ग्रेफाइट है। ये दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप हैं। तो इनके बीच में ये डिफरेंस कहाँ से आपको दिखता है? डिफरेंस दिखता है कि ये किस तरह से इनके बीच में कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट होता है, किस तरह से इनके बीच के कार्बन एटम की बॉन्डिंग है। इस बेसिस पर ये सब्सटेंसेस को डिफर किया जाता है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड to 4 other carbon atoms forming a rigid
थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो डायमंड की बात करें तो डायमंड के केस में क्या होता है, हर एक कार्बन एटम अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है और यहाँ पर जो डायमेंशन ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जैसे ये डायमंड का केस है तो हर एक यहाँ पर एटम दिख रहा है, तो ये हर देखिए जैसे ये है फर्स्ट, तो यह 4 के साथ में यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है, ये एक है एटम, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसकी बॉन्डिंग हो रही है। तो इस तरह से ये हमारे पास में एक रिजिड 3 डायमेंशनल फॉर्म शो करता है। बात करें ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट में क्या होता है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड to 3 other carbon atoms in the same plane giving a hexagonal array। तो ग्रेफाइट में क्या हो रहा है कि 3 कार्बन एटम की शेयरिंग हो रही है, ये 3 कार्बन एटम की शेयरिंग हो रही है और इस तरह पे यहाँ पर जो ये शेप बन रहा है ये कैसा बन रहा है, हेक्सागोनल शेप का फॉर्मेशन कर रहा है। On one of these bonds is a double bond and thus the valency of carbon is satisfied। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए ये जो है एक सेटिस्फाइड कार्बन एटम है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स एंड वन अबव द अदर। तो ग्रेफाइट की बात हो रही है तो यहाँ पर ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक के ऊपर एक इसकी लेयरिंग होती है ग्रेफाइट के केस में। These two different structures result in diamond and graphite having very different physical properties even though their chemical properties are same। तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड और ग्रेफाइट की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। Diamond is the hardest substance known while graphite is smooth and slippery। डायमंड की बात करें तो ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जबकि ग्रेफाइट काफ़ी स्मूथ और स्लिपरी सब्सटेंस है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल्स दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। बात करें ग्रेफाइट की तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, जैसे कि सारे के सारे नॉन मेटल्स, जैसे कि मतलब नॉन मेटल्स जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स जनरली नहीं होते हैं लेकिन ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर होता है। डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। these synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable from natural diamonds। तो डायमंड को हम लोग यहाँ पर क्या होता है उसकी सिंथेसाइजिंग की जाती है, प्योर कार्बन से उसको सिंथेसाइज किया जाता है। कैसे किया जाता है, बहुत ही हाई प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करके उसको सिंथेसाइज किया जाता है और इस केस में जो डायमंड्स बनते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं और उसको हम लोग मतलब नेचुरल डायमंड से उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। आगे लिखता है फुलेरेंस फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप। तो कार्बन का तीसरा एलोट्रॉप है फुलेरेंस। द फर्स्ट वन ऑफ द आइडेंटिफाइड वाज C60 which has carbon atom arranged in the shape of football. Since this looked like a geodesic dome designed by the US architect Buckminster Fuller, the molecule was named fullerene। तो सब यहाँ पर कार्बन का एक और एलोट्रॉप है फुलेरेंस। यहाँ पर ये जो है C60 इस कार्बन के थ्रू इसको बनाया जाता है, जैसे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये जो स्ट्रक्चर है ये US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर के थ्रू ये डिज़ाइन किया गया था, तो इसी वजह से इसको नाम दिया गया है बकमिंस्टर फुलेरेंस। ये यहाँ पर C60 फॉर्म में कार्बन्स आपके यहाँ पर अरेंज होते हैं। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। तो ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CO2, यानी कि एक कार्बन है और साथ में इसे 2 ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये हमारा एक कार्बन है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन के पास में हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो ऑक्सीजन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो यहाँ पर कार्बन को अपना आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना है, तो क्या करेगा, ये इसके पास में ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये आपस में ऑक्सीजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में ये शेयरिंग करेगा, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो ये है कार्बन और ये है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 में से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है और इस केस में भी इधर दूसरे ऑक्सीजन के साथ में भी यहाँ शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur। हिंट भी दिया है द 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर जॉइन टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो यहाँ पर जो फॉर्म बनाना है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, वो रिंग के फॉर्म में बनाना है स्ट्रक्चर। और किसका बनाना है, सल्फ़र का बनाना है। और सल्फ़र में 8 एटम्स है सल्फ़र के। तो ये है हमारा सल्फ़र जिसके 8 एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये रिंग बनाना है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही रिंग हो, आप कैसा भी बनाओ ये रिंग ही बनेगा। तो ये हमारा सल्फ़र है और सल्फ़र के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सभी सल्फ़र के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनको 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में ये लोग शेयर करेंगे। तो ये है 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये आपस में शेयरिंग कर लिए, शेयरिंग किए हैं, तो यहाँ पर हो गया इनका 8 इलेक्ट्रॉन इनका पूरा हो गया। फिर इधर से भी आप देखो शेयरिंग करेंगे तो इनके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। इस तरह से सारे सल्फ़र एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे और ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।